Hey guys, once again I welcome you all to my channel. Hope you all are doing good. So today I am present here with a new topic, that is foreign direct investment and foreign portfolio investment, that is a part of your international business, or we can say international finance, that is covered in your UGC NET syllabus. And if you guys are preparing for UGC NET exam or any other competitive exam, then this video gonna help you for sure. So watch the video till end. And before starting this session, I would request to please subscribe my channel and hit the bell icon to never miss any update from my channel. So let's begin with our topic. Today we will be discussing the meaning and the concept of FDI and FPI, how these both the terms are different from one another, and what are the roots to FDI, what are the methods to FDI, how many types of FDI. So today we will covering all these areas. First of all, we need to know that what is FDI. FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है. When any investor, when any citizen of any one country invest in another country, it is known as FDI. So here it is written that when any person or a company of a country makes an investment in a company of another country, it is called FDI. यानी कि अगर हम इंडिया में हैं तो अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर यूएस जाके अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उसे एफडीआई कहेंगे. एफडीआई जो होता है हमेशा फिजिकल असेट्स पे होता है, यानी कि टैंजिबल असेट्स पे, जिन्हें हम टच एंड सी कर सकते हैं. ओके, नाउ टेक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि इंडियन सिटीज़न अगर यूएस में जाके कोई प्रॉपर्टी या लैंड खरीद रहा है या किसी भी प्लांट में कुछ भी बाय कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है. Remember one thing, that the word investment is always associated with the word return. Investment हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न पाने के लिए की जाती है. इसीलिए जब हम इन्वेस्टमेंट को असेट साइड जब दिखाते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ और दिखती होगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट एक ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसके ऊपर रिटर्न पाया जाता है. ओके, ऐसा नहीं कि अगर कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है तो दैट इज़ नॉट द इन्वेस्टमेंट. ओके, सेकेंड पॉइंट में लिखा है इफ़ इन एनी कंपनी द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज़ मोर दैन 10%, इट इज़ टर्म्ड एज एफडीआई. तो एफडीआई के लिए यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे बोला है मोर दैन 10% होना चाहिए. अभी हम लोग जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे लेस देन 10% होगा. लेकिन एफडीआई के केस में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में, किसी भी कंपनी या किसी भी जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, जिस भी असेट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जो स्टेक होगा वो हमारा 10% से ज़्यादा होगा. आपको ये सब तो पता ही होगा कि जब कभी भी कोई कंपनी अगर दूसरी कंपनी को परचेज़ करती है, अगर वो 50% से ज़्यादा स्टेक बाय कर लेती है तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है, या फिर अगर इससे कम रहता है तो उसे हम सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं. तो अगर जब 50% से अबव स्टेक, यानी कि अगर 51% भी किसी ने ऑब्टेन कर लिया तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है, यानी कि जो कंट्रोल होगा वो इसके पास चला जाता है, एक्वायरिंग कंपनी के पास. तो इसीलिए एफडीआई के लिमिट जो है यहाँ पे बोला गया है कि मोर दैन 10% होगा तभी हम एफडीआई मानेंगे. लेकिन अगर लेस देन 10% हुआ तो उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर देंगे, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी. यहाँ थर्ड पॉइंट में लिखा है एफडीआई रिप्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ स्टैब्लिशिंग अ लास्टिंग इंटरेस्ट विद द होल्डिंग. तो एफडीआई जो होता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता, हमेशा लंबे समय के लिए होता है. तो इट एस्टैब्लिशेस अ लास्टिंग इंटरेस्ट विद द होल्डिंग्स. Now the next point is, another important thing is the key to foreign direct investment is the element of control. ओके, यहाँ पे आपको जो है कंट्रोल मिल जाता है कि आप किस असेट पे आप अपने पैसे लगा रहे हो, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कब आपको निकालना है. तो ये जो कंट्रोल, ओनरशिप और कंट्रोल वाला जो फैक्टर होता है वो आपको एफडीआई में मिल जाता है. यहाँ पे देखते हैं, एक फॉरेन इन्वेस्टर है और इसने फिजिकल असेट में जो है इन्वेस्टमेंट करना है. ओके, मान लेते हैं ये कोई इंडियन है और इसे यूएस जाके इन्वेस्टमेंट करना है. ओके, तो यूएस के किसी फिजिकल असेट पे इसे इन्वेस्टमेंट करना है. तो अब हमें यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे दिख रहे हैं, ऑल दीज फैक्टर्स विच आर इम्पैक्टेड बाय एफडीआई. तो क्या क्या है, एफडीआई जब होता है तो
ब्रिंग्स कैपिटल, कैपिटल फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ। ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इंक्रीजेज एक्सपोर्ट्स एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो जब कभी भी एफडीआई होता है तो ये इतने सारे फैक्टर्स जो हैं ये इफ़ेक्टेड होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री इनका फ्लो होता है। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे रूट्स टू एफडीआई। तो रूट्स टू एफडीआई का मतलब ये होता है कि अभी जैसे मैंने समझाया कि अगर 51% किसी कंपनी का दूसरे कंपनी में स्टेक हो जाता है तो ओनरशिप और कंट्रोल सारा, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो होल्डिंग कंपनी, वो जो एक्वायरिंग कंपनी है वो देखने लगती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मीन्स लिमिट लगा रखी है कि इतने % से ज़्यादा एफडीआई नहीं होगी। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी फॉरेनर अगर आता है तो हमारे जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अगर उसमें उन्होंने 51% से ज़्यादा स्टेक ले लिया तो ओनरशिप और मैनेजमेंट, ओनरशिप और कंट्रोल जो है सारा उनके पास चला जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा। तो इसलिए कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लिमिट लगा रखी है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो रूट्स टू एफडीआई है कौन कौन से रूट है। तो एक हमारा है ऑटोमेटिक रूट एंड द अदर वन इज गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? अंडर द ऑटोमेटिक रूट द फॉरेन इन्वेस्टर और द इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोमेटिक रूट जो है इसके लिए आपको कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए फ्रॉम आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये आप जो है इन्वेस्टर के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट रूट है, अंडर द गवर्नमेंट रूट प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो जो गवर्नमेंट रूट के थ्रू एफडीआई होती है उसमें आपको अप्रूवल लेना पड़ता है इन सारे इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, आरबीआई से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, हर जगह से जो है आपको अप्रूवल लेना ज़रूरी हो जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंश्योरेंस सेक्टर का बताऊं तो इंश्योरेंस सेक्टर में पहले 49% लिमिट लगा रखी थी कि इससे ज़्यादा एफडीआई किसी की एक्सीड नहीं करेगी, जिसे कि 2021 में चेंज करके 74% कर दिया। 2021 के फाइनेंशियल बजट में जो इंश्योरेंस सेक्टर की एफडीआई लिमिट थी उसे चेंज करके 49 से 74% कर दिया गया। इसी तरह वेरियस सेक्टर्स के जो हैं डिफरेंट लिमिट्स हैं। ओके, तो ये है रूट्स टू एफडीआई, यानी कि किस रूट के थ्रू आप कभी भी जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो वो किस रूट के ज़रिए जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एफडीआई। अब टाइप्स ऑफ एफडीआई में देयर आर 3 टाइप्स। एक है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, दूसरा है वर्टिकल और तीसरा है कॉन्ग्लोमेरेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई इज वेयर फंड्स आर इन्वेस्टेड अब्रॉड इन द सेम इंडस्ट्री। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ये जो लाइन अगर मैंने ऐसे क्रिएट की तो वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल एफडीआई ऐसी कंपनीज़ के बीच होगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच होगा जिनका की जो बिजनेस है वो सेम बिजनेस होगा। ओके, दे विल बी ऑपरेटिंग द सेम बिजनेस। तो इन अदर वर्ड्स अ बिजनेस इन्वेस्ट इन अ फॉरेन फर्म दैट प्रोड्यूसेस सिमिलर गुड्स। यहाँ पे क्या होगा, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस, जो दूसरा बिजनेस होगा वो ऑब्वियसली दूसरी कंट्री का होगा, तभी तो ये एफडीआई मानी जाएगी। तो अगर कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी का स्टेक खरीदना चाहता है किसी कंपनी का, तो वो जो दोनों बिजनेस होंगे वो सिमिलर बिजनेस होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, फॉर एग्जांपल नाइकी अ यूएस बेस्ड फर्म में परचेज द प्यूमा अ जर्मनी बेस्ड फर्म, दे आर बोथ इन द इंडस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स वियर। तो दोनों का जो बिजनेस है वो सेम है एंड देयरफॉर वुड बी क्लासीफाइड एज अ फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एफडीआई। तो ये हम जब सेम बिजनेस होगा तो हम उसे हॉरिजॉन्टल एफडीआई बोल देते हैं। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई में क्या होगा कि एक आपका जो रिलेशनशिप होगा दोनों कंपनीज़ के बीच में वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर या फिर होलसेलर जिसे हम कहते हैं ऐसा होगा। एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा, ठीक है, एक का आउटपुट जो है दूसरे का इनपुट होगा, इस तरह से। ओके,
तो यहाँ वर्टिकल एफडीआई में लिखा है इज वेयर एन इन्वेस्टमेंट इज मेड विद इन द सप्लाई चेन बट नॉट डायरेक्टली इन द सेम इंडस्ट्री. ओके, इंडस्ट्री माइट बी डिफरेंट, इंडस्ट्री अलग हो सकती है लेकिन एक सप्लाई चेन फॉर्म करेगा. मैंने जो कि बोला, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो जाएगा. Okay, in other words, the business invests in a foreign firm that it may supply or sell to. For instance, like for example, we can see that Hershey's, that is a chocolate company, a US chocolate manufacturer, may look to invest in cocoa producers in Brazil. This is known as backward vertical integration because the firm is purchasing supplier or potential supplier in the supply chain. अब ये जो वर्टिकल है ये भी आपकी टू टाइप्स की हो जाती है. एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन. ओके, दूसरा है आपका बैकवर्ड. तो हर्शीज़ ने जैसे कि कोकोआ प्रोड्यूसर्स को अपॉइंट करने या फिर परचेज करने का सोचा, तो ये जो कोकोआ है ये इनके लिए तो रॉ मटेरियल हुआ. तो ये इनका तो काम है चॉकलेट बनाना, लेकिन ये अपने लिए कोकोआ प्रोड्यूसर, अपने लिए सप्लायर ढूंढ रहे हैं. तो ये जो है ये आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म कर रहा है क्योंकि ये पीछे जा रहे हैं. अगर ये आगे जाके कोई अपना मार्केटिंग चैनल या फिर मार्केटिंग मैनेजर कुछ करके मार्केटिंग के से रिलेटेड ढूंढते या मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के लिए ढूंढते कोई अगर कंपनी, तो ये आगे का प्रोसेस होता है, यानी कि इसे हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कह देते. ओके, जब हम पीछे जाएंगे सप्लायर की तरफ जाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. एंड व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सप्लाई एंड मार्केटिंग एरियाज, देन इट विल बी कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई. कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई में क्या होगा, इज वेयर it is an FDI where an investment is made in a completely different industry. तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री होगी वो अनरिलेटेड होगी, दोनों बिजनेसेस का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा. ओके, इट इज़ नॉट linked in any direct way to the investor's business. For instance, a Walmart, a US retailer, may invest in Tata Motors, an Indian automobile manufacturer. तो Walmart अगर टाटा में आके इन्वेस्ट करना चाहे तो इन दोनों ही कंपनीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. सो इट विल बी अ conglomerate FDI. Next is FDI can also be bifurcated into greenfield and brownfield. Now what is greenfield FDI? Greenfield FDI वो FDI मानी जाती है जहाँ पे सब कुछ शुरू से शुरू होता है. Means everything starts from the base, from the zero base. Means that it is a lengthy process and it requires huge involvement of money, time and people. So यहाँ पे क्या लिखा है कि wherein an organization creates a subsidiary concern in another country and builds its business operations there from the ground up. So here everything is started from zero base. तो एक ये लंबा प्रोसेस माना जाता है. एंड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल टू द ऑर्गेनाइजेशन. इट कैन कंस्ट्रक्ट द प्रोडक्शन प्लांट एज पर इट्स स्पेसिफिकेशंस, एम्प्लॉय एंड ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड्स, एज वेल एज डिज़ाइन एंड मॉनिटर इट्स ऑपरेशनल प्रोसेस. तो ग्रीनफील्ड एफडीआई ऐसी एफडीआई मानी जाती है जहाँ पे सब कुछ शुरू से स्टार्ट होता है. लेकिन ब्राउन फील्ड में क्या है, ब्राउन फील्ड में ऐसा है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम लाइक मर्जर्स एंड एक्विजिशन. तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंशन होता है. ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, न्यू स्टार्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सपैंड किया जाता है. FDI can be brownfield wherein an organization expands by the way of cross-border mergers, acquisitions and joint ventures by either leasing or purchasing existing facilities for its production. The clear advantage of the brownfield investment is the savings in cost and time for starting up. So it is a better option as it saves time and saves cost also, saves money also, as well as engaging in the construction activities. Addition of equipment to an existing facility also qualifies as a brownfield investment. This means that the addition of new equipments or new technology, it also comes under the category of brownfield FDI. Okay, hope this is clear, the greenfield and the brownfield FDI. Next we will study what is foreign portfolio management. Foreign portfolio management, in the foreign direct investment we have read that it is
the capital is invested in the physical assets, but here the capital will be invested in securities, that is a stock market. When here written, it is written that when any person or a company invests in financial assets and securities of another country, it is called foreign portfolio investment. So this is the basic difference between the FDI and FPI. Next, it is written that if any investment is less than 10% in funds, we call it FPI by a foreigner. So here is a condition for FPI, that the foreign portfolio investment must be less than 10%, then it will be termed as FPI. Now the next is the transaction of the foreign securities generally occurs at an organized formal securities exchange or through an over the counter market transactions, like we call it OTC, in OTC mode, over the counter exchange. Like there are many securities which are traded on OTC basis, and there are some other securities which are traded on in a physical stock exchange like NSE and BSE. ओके, सो द डिफरेंस आपको क्लियर होगा कि FDI में जो होगा फिजिकल असेट्स में इन्वेस्टमेंट होगा, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो सिक्योरिटीज़ में होगा, फाइनेंशियल असेट्स में. Now what are the things that are affected by FPI? FPI leads to flow in indirect capital formation. Second is portfolio diversification. It provides portfolio diversification. Next is it boosts the economic growth of the country. Next one is increases the liquidity of the domestic country. Okay, domestic capital markets. Next is it increases exports, means both FDI and FPI both helps to increase exports. And the last one is it improves productivity. Now the financial assets for foreign portfolio investments. The typical financial assets that can be purchased through foreign portfolio investment include equities, bonds and derivative instruments. Derivative instruments are, so what are these derivative instruments? These derivative instruments are the securities which have an underlying assets behind them. Means if any changes occurs in the price of that underlying asset, then it may affect the prices of the derivative instruments. So these are the securities that have an asset behind them, and if any of the fluctuation affects the prices of that underlying asset, then the price of derivative will also be affected. For example, there are certain examples of derivatives like future forward swaps and options. These securities can be purchased for many reasons. However, generally foreign portfolio investment is positively influenced by high rates of return and reduction of risk through geographic diversification. So these are the benefits of FPI, like it provides high rates of return to the investor, and it also reduces the risk through portfolio diversification, or we can say geographic diversification, as it is a case of foreign portfolio investment. So the next heading is the differences between the FDI and FPI. There are certain key differences between both these terms. Let us have a look over these. The first one is on the basis of investment horizon. ओके, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के बेसिस पे जो FDI होती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, और जो FPI होता है वो यूजुअली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. सेकेंड है ऑब्जेक्टिव. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ FDI इज टू मैनेज द फिजिकल असेट्स. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट FDI इज डन इन फिजिकल असेट्स while FPI is done on financial assets like securities and bonds, all these. Now the objective behind FPI is to acquire the income stream without the operational control. Here the degree of control is very less in comparison to FDI. Third difference is of involvement. There is a direct involvement in management, ownership and control in case of FDI, while in case of FPI there is no such direct involvement. Okay, the next difference is of target. One FDI targets one specific company, while FPI targets the whole financial market, like group of securities and other things. The next difference is role of an investor. Here the investor plays an active role in FDI, and in case of FPI, investor plays an passive role.
Entry and exit. It is difficult in case of FDI while it is relatively easy in case of foreign portfolio investment. Next is risk involved. The risk involved in case of FDI is stable, means which can be minimized, while in case of FPI it is volatile as it deals with the security market, and security market in itself is a volatile, so foreign portfolio investment is also volatile. The risk is volatile here. Now the last difference is it leads to the transfer of funds, technology and other resources to the foreign country, while in case of FPI it leads to capital inflows to foreign country. Okay, and our lecture comes to an end. Hope you guys have understood it. If you have any queries or doubts relating to these topics, you can post it in the comment section below, and you can also follow me at on my Instagram ID with the same name, Commerce Maestro. एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. हैव अ गुड डे.